नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग कल के लेक्चर में देख रहे थे, पढ़े थे कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमारा लेक्चर चल रहा था। तो उस दिन के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, तो उसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो टॉपिक है उसमें हमने देखने का प्रयास किया था कि कौन कौन से टॉपिक के माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास के बात को समझेंगे, और उसको आपने अपने नोट्स में किसी पेज पर लिखा होगा, जैसा मेरा मानना है कि। और आगे के लेक्चर में हम चलते हैं, और जैसा कि मैं आपसे हेडिंग डलवाया था कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हमको पढ़ना है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके स्रोत को इसलिए पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि उन्हीं स्रोत के बलबूते पर उस चैप्टर का निर्माण होता है। इतिहासकार उसी चैप्टर के माध्यम से उसकी खोज करते हैं, जो खोज करते हैं उसी चैप्टर में उसको रखा जाता है। तो हम देर न करते हुए हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत पर चलते हैं, और प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को समझने के लिए मैंने कुछ लिखा है, जिससे आपका समय बचेगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में जैसे हम लोग साहित्यिक स्रोत को देखते हैं, पूरा तात्विक स्रोत को देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में आप देख रहे हैं कि हमने साहित्यिक स्रोत में आप लोग देखिए कि मैं भारतीय साहित्यिक स्रोत लिखे हैं, और वहाँ फिर मैंने यहाँ पे विदेशी साहित्यिक स्रोत लिखा है। ठीक है, तो भारतीय साहित्यिक स्रोत को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे धार्मिक साहित्यिक स्रोत, मैं बोल रहा हूँ चीज़ों को आप पेन डाउन करेंगे, अपने पेज पर लिखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतना ही लिखा है, सारी चीज़ को मैं जोड़ते चलेंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे भारतीय साहित्यिक स्रोत है, तो भारतीय साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्यिक स्रोत, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष स्रोत, उसके बाद संगम स्रोत, संगम साहित्य स्रोत लिखेंगे। जैसे धर्म, इसमें बोलेंगे धार्मिक साहित्यिक स्रोत, फिर उसमें धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत, फिर संगम साहित्य स्रोत। ठीक है, तो हम लोग भारतीय साहित्यिक स्रोत में जब देखते हैं तो भारतीय साहित्यिक स्रोत में जो हम धार्मिक साहित्यिक स्रोत जो है हमारा है, उसको भी मैं पुनः 3 भागों में बांटेंगे। देखिए, पेन लेने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को आसानी से समझेंगे, चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो हम लोग जैसे खाका तैयार करने के लिए कर रहे हैं, वैसे आप खाका को तैयार करते चलेंगे, और 2 पेज पे, जरूरी नहीं है कि एक ही पेज पर सारी को लिख दिया जाए, 2 पेज पर भी इसको बना सकते हैं, लगे तो 3 पेज पर भी बना सकते हैं, 4 पेज पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप पूरे खाका को बनाएंगे। उससे आपको क्या होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास के काल खंडों में ये सारे स्रोत आपको देखने को मिलेंगे। जो नाम बोलेंगे वो नाम कहीं ना कहीं आने वाले जो चैप्टर होंगे उसमें वो नाम एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, जिससे प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोत को आपको याद करने में, समझने में पेन न उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं धार्मिक साहित्यिक स्रोत में जब बोल रहे हैं तो आपको बताएं धार्मिक साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। बौद्धिक, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य में हम आपको बता देना चाहते हैं कि वेद है। वेद जो है हमारे, वेदों की जो संख्या है वो, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, तो वेद जान है, वेद अभी पूरी चीज़ों को मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वेद नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। जब मैं इसको पहले एक हायरार्की के थ्रू आपको जो मैं बता दूंगा, तो उसके बाद जो वेद है, वेद को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो वेद है वो वेद 4 हैं, जिसमें आप पहला वेद पढ़ते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसी फ्रीक्वेंसी में वेद लिखे गए हैं, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए। ब्राह्मण ग्रंथों की भी संख्या जो है वो 4 है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में आप जैसे देखेंगे आप ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ किससे जुड़े हुए हैं। अभी ये चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको इंट्रो दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप ये साहित्यिक स्रोत को समझें। उसके बाद जब चैप्टर में इसको ले चलेंगे तो उसको वहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, आरण्य ग्रंथों की संख्या 3 है। आरण्य ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जब ऋषि महर्षि जंगल में जिस ग्रंथ की रचना किए हैं उसको आरण्य ग्रंथ के तहत रखा गया है। 3 बेसिकली जो आरण्य ग्रंथ हैं वो 3 ही के हैं, जैसे ऋग्वेद के हैं, सामवेद के हैं, यजुर्वेद के हैं, अथर्ववेद के आरण्य ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है किसके आरण्य ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं, या निम्नलिखित में से किसके आरण्य ग्रंथ हैं, या निम्नलिखित में किसके आरण्य ग्रंथ को नहीं लिखा गया है। ऐसे करके क्वेश्चन फंसाता है एग्जामों में, जिससे ये बता देना चाहता हूँ कि आरण्य ग्रंथों की संख्या 3 है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है,
उससे उसके बाद उपनिषद आते हैं, तो उपनिषदों की जो संख्या है 108 है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उसके बाद वेदांग, वेदांग की संख्या जो है 6 है, ठीक है। वेदांग की जो संख्या हमारी है, वेदांग की संख्या जो हमारी 6 है। उसके बाद जो वेदांग की संख्या 6 है, उसके बाद आया है उपवेद, उपवेद की संख्या 4 है, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। उपवेद जो है वह वेद के ही उपवेद है, जो हमारा वेद है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो उसी पे ऋषि महर्षियों ने उपवेद लिखे हैं। जैसे हमारे 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 ऋग्वेद जो से हैं, जैसे ऋग्वेद के जो, जैसे ऋग्वेद लिख दे रहे हैं, ऋग्वेद के जो उपवेद हैं वो आयुर्वेद हैं, आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के कौन से हैं, तो ऋग्वेद के आयुर्वेद हैं। उसके बाद ऋग्वेद के उसके बाद सामवेद बोले हैं, सामवेद के जो हैं वो कौन से हैं, तो गंधर्ववेद है, गंधर्ववेद, ठीक है, गंधर्ववेद। उसके बाद जो आप आते हैं, तीसरा जो वेद आता है, आप समझने की कोशिश करें, जो तीसरा वेद आता है वो आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद को हम, यजुर्वेद के जो उपवेद हैं उसको हम बोलते हैं धनुर्वेद, धनुर्वेद आते हैं। और उसके बाद आता है चौथा अथर्ववेद, अथर्ववेद के जो उपवेद हैं उसको बोलते हैं शिल्पवेद। तो यही है, इस चीज को हम बता रहे थे कि जो हमारे उपवेद हैं इनकी संख्या 1 2 3 4 है। तो यही बोले हैं कि उपवेद की जो संख्या है 4 है। ऋग्वेद के आयुर्वेद, सामवेद की गंधर्ववेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद और अथर्ववेद के शिल्पवेद, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हम चलते हैं, तो जो महाकाव्य है, महाकाव्यों की संख्या 2 है। आप जानते हो कि महाकाव्य की संख्या 2 है, जिसमें आप दो है, जिसमें रामायण है, महाभारत है, ठीक है। तो रामायण जो है, रामायण को जो आप देखेंगे, तो रामायण, जैसे रामायण आप देखेंगे, जैसे रामायण को जो आप देखेंगे, इसको मिटा दे रहा है, जैसे रामायण की जो संख्या है, रामायण के जो खंड है, जिसको खंड बोलते हैं, वो 7 है, ठीक है। रामायण में 7 खंड है। जैसे 7 खंड देखेंगे, हम बोल रहे हैं, आप उसको लिख लेंगे। पहला जो है बालकांड है, उसके बाद बालकांड के बाद अयोध्या कांड पड़ता है, बालकांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड पर आरण कांड है, आरण कांड पर से आप देखेंगे, आरण कांड पर किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड पर सुंदर कांड है, सुंदर कांड पर से युद्ध या लंका कांड बोलते हैं, ठीक है, युद्ध या लंका कांड है। और उसके बाद जो देखते हैं उत्कल कांड है, ठीक है। तो उस आप देखिए, पहले मैं आपको बोला हूं कौन सा, बालकांड, बालकांड पर अयोध्या कांड, अयोध्या कांड से मैं बोला हूं आरण कांड, आरण कांड पर से मैं बोला हूं किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड पर से मैं बोला हूं आपको उत्तल कांड, ठीक है। उत्तल कांड 6वां बोला हूं युद्ध या लंका कांड। और 7वां कांड बोला हूं आपका 7वां कांड आपको बोला हूं, 7वां जो उसका कांड है वो है उत्तर कांड बोलते हैं, उसको उत्तर कांड बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर कांड है। तो उसमें पूछ सकता है कि सारे कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, बताएंगे आपको। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, उसके बाद सबसे छोटा कांड पूछ जाता है किष्किंधा कांड। ऐसे करके आपको पूछता है, ठीक है। तो जब ऐसे करके चीजों को पूछता है तो चीजों को समझिए, इसको मिटा दे रहा है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो महाभारत बताए हैं आपको, दूसरा जो आपका रामायण, पहला रामायण बताया हूं, दूसरा मैं बताया हूं महाभारत बताया हूं, महाभारत बताया हूं। महाभारत को भी उसी खंड में, चाहे पर्व में बांटा गया है, पर्व में, ठीक है। 18 पर्व में बांटा गया। महाभारत को किस पर्व में बांटा गया है, 18 पर्व में बांटा गया, 18 पर्व में बांटा गया है। तो इसी 18 पर्व में से एक पर्व है भीष्म पर्व। कौन सा है, भीष्म पर्व, ठीक है। इसी भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता, जो आप देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता का जो कथा होता है, इसी भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है कि श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन का जो उल्लेख है वह किस पर्व में किया गया है महाभारत के, तो बोलेंगे भीष्म पर्व। चीजों को लिखते चलेंगे, ठीक है, चीजों को लिखते चलेंगे, मैं आगे बताते चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे आ रहा है उसको बताते चल रहे हैं, उस चीजों को लिखते चलेंगे। और ये सब आप बनाने से घबराइएगा मत, 2 पेज 3 पेज 4 पेज लगेगा, तो आप बनाते चलिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो पुराण है, पुराण पे आते हैं, तो पुराणों की जो संख्या है 18 पुराण है, ठीक है।
अब 18 पुराण है, ठीक है। उसमें आपको बताएंगे मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, फिर ऐसे ऐसे सब पुराण जो है, कौन सा इसमें नया है, कौन सा मौर्योत्तर काल में लिखा गया था, कौन सा मौर्य काल में, ये सब चीज़ों को बताया जाएगा। स्मृति है, स्मृतियों की जो संख्या है 18 स्मृति है, ठीक है। तो हमने अब देखा है कि क्या हमने देखा है भारतीय साहित्य में जो हमने दो तीन खंड जो तीन उपखंडों में जो बांटा गया है, उसमें मैं धर्म साहित्य में ब्राह्मण साहित्य को देखे हैं, ब्राह्मण साहित्य को देखे हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे बुद्ध साहित्य, ठीक है। तो बुद्ध साहित्य को हमने देखा है, बुद्ध साहित्य में सबसे बड़ा ये आता है, सबसे पहले त्रिपिटक आता है। त्रिपिटक जो है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि त्रिपिटक किस साहित्य से संबंधित है या किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब त्रिपिटकों का हम अध्ययन करते हैं तो हमको क्या पता चलता है, जब त्रिपिटकों का अध्ययन करते हैं तो हम बौद्ध काल के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो हमारे धर्म में जो अशांति का काल चल रहा था, लिखवाया हूँ, अशांति का काल चला था, उसी अशांति के काल में ये इनकी रचना हुई है। इससे हमें क्या मतलब बुद्ध की बारे में जानकारियां मिलती हैं। जैसे बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जो उनका सब कालक्रम है, तो उनको कहाँ से पता चलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम बोले प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत तो ही पाएंगे, तभी तो कालक्रम बनेगा। तो इसीलिए त्रिपिटक में कौन सा आते हैं, तो त्रिपिटक में आते हैं सूक्ति पिटक। देखिए हम बताते चले, उस चीज़ों को लिखते चलेंगे। सूक्ति पिटक, विनायक पिटक और विदन्नम पिटक, ठीक है। तो त्रिपिटक होता है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में कौन सा शामिल नहीं है, ऐसे करके दे सकता है कोई ऑप्शन में। तो त्रिपिटक 3 होते हैं, सूक्ति पिटक, विनायक पिटक और विदन्नम पिटक। ये उनका क्रम है, उसमें भी ऊपर नीचे करके दे सकता है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यही कहने का मतलब है, जैसे जैसे इनका निर्माण हुआ है पिटकों का, जिस संगतियों में निर्माण हुआ, जैसे प्रथम बौद्ध संगति में निर्माण हुआ था सूक्ति पिटक, और तृतीय बौद्ध संगति में निर्माण हुआ था विदन्नम पिटक का। तो उसी तरह का इनका क्रम है। तो सूक्ति पिटक, विनायक पिटक और विदन्नम पिटक, ठीक है। यह बौद्ध साहित्य से संबंधित ये है, ठीक है, बौद्ध साहित्य से, ठीक है। तो उसके बाद हम जब आते हैं तो एक देख रहे हैं मिलिंद पन्हो लिखा है, मिलिंद पन्हो लिखेंगे, तीसरा पर मिलिंद पन्हो लिखा हुआ है। तो मिलिंद पन्हो जो है वो भी बौद्ध साहित्य से संबंधित है। थोड़ा यहाँ पे चीज़ों को समझ लीजिए, मिलिंद पन्हो क्या है, बहुत अच्छी बात है। इसमें नागसेन नाम के एक भिक्षु रहते हैं, उनसे ये क्या कहते हैं, मिलिंद पन्हो राजा रहते हैं, वो क्या करते हैं, मिलांडर जिनको बोला गया है, मिलांडर या मिलिंद भी बोला गया है उन्हीं को, वो क्या करते हैं, अब वो उनसे क्वेश्चन करते हैं। वह क्या करते हैं, नागसेन उनका उत्तर देते हैं। उन्हीं उत्तर और प्रश्न को क्या किया गया है, मिलिंद पन्हो नामक बुक में लिखा गया है। और मिलिंद पन्हो नामक बुक में लिखा गया है, और ये किससे संबंधित है, तो इससे हमको पता चलता है हिंदू यवन शासक के बारे में पता चलता है। मैंने आपको बताया है कि हिंदू एवं शासक, देखिए अपने पीछे को जो बताया इंट्रोडक्शन वाले क्लास में, उस इंट्रोडक्शन वाले क्लास में देखिए मैं हिंदू यवन शासक, शक, उसके बाद शक को लिखवाया है, उसके बाद हमने पहल्लो को लिखवाया है, उसके बाद कुषाण करके लिखवाया है। जब वहाँ पे देखेंगे तो वहीं पे जब इस बुक को पढ़ते हैं तो हिंदू यवन शासकों के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो नागसेन, और उसमें नागसेन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, भिक्षु नागसेन और मिलांडर के वार्तालाप का इसमें वर्णन है, ठीक है। उसके बाद है बुद्ध चरित। ये बुद्ध चरित को भी जब हम पढ़ते हैं तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित ही बुकें हैं, क्योंकि जो हमारे आगे के कालक्रम में जो राजा महाराजा हुए वो बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उनके मार्गदर्शनों को चला। तो जब चले तो उन्होंने कुछ किया होगा। तो जब उन्होंने किया तो उन्होंने जब जो चीज़ किया तो उस समय जो विद्वान होते थे वो विद्वान उन चीज़ों को क्या करते थे, संकलित करते थे अपने बुकों में। तो जो बुद्ध चरित है ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। और अश्वघोष जो थे वह कनिष्क के क्या थे, कनिष्क के क्या थे, दरबारी थे। क्या थे, दरबारी थे, ठीक है। कनिष्क के बाबू दरबारी थे, ठीक है। तो कनिष्क के दरबारी थे। तो ये कनिष्क किस काल का है, तो आगे बताएंगे कनिष्क जो है वो किस काल का है, ठीक है, कुषाण वंश का है, ठीक है। तो यह थोड़ा सा चीज़ों को समझिए आप। फिर आगे सबसे अच्छी बात यह है कि यह दिव्यावदान जो बुक है ये भी किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। दिव्यावदान जो बुक है वो भी बौद्ध ही धर्म से संबंधित है।
दिव्यावदान बुक में सबसे मजेदार बात यह है कि जो दिव्यावदान बुक है वह क्या है, दो बुकों के संकलन से बनी हुई है। ठीक है, दीपवंश महावंश। ठीक है, दीपवंश महावंश दो बुकें हैं, उन दोनों बुकों को क्या किया गया है, दोनों बुकों को संकलित करके कर दिया गया है और संकलित करके दिव्यावदान बुकें बनाई गई है। ठीक है, तो दिव्यावदान जो बुक है ये अभी बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है, और दोनों बुक, और जो सबसे अच्छी बात है कि जो दिव्यावदान बुक है ये कहाँ लिखी गई थी, तो श्रीलंका में लिखी गई थी। ठीक है, श्रीलंका में लगी थी। उसके बाद हम आते हैं जातक ग्रंथ। नीचे लिखे हुए जातक ग्रंथ के बारे में हमें लिखे हैं। तो जो जातक ग्रंथ है इसमें हमें बौद्ध धर्म के बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। इसमें किसमें, जातक ग्रंथ में क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की क्या है, जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। ठीक है, काल्पनिक कथाएं इसमें। ठीक है, तो और उसके बाद जब ये चीजें खत्म हो गई, जैसे ब्राह्मण साहित्य खत्म हो गया, बुद्ध साहित्य खत्म, अब आता है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को जब आप देखते हैं तो उसमें जैन साहित्य की भी बुक है। जैन साहित्य के बारे में भी हम उसी तरह से पता लगाएंगे जिस तरह से मैंने इन बुकों को पढ़कर मैं बौद्ध साहित्य के बारे में पता लगाया गया है। तो ये भी बुक है, जैसे परिशिष्ट पर्वम बुक है। ठीक है, उससे भद्रबाहु द्वारा रचित। आप सुने होंगे कि जैन धर्म, आप पढ़ेंगे मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था। तो जैन धर्म बौद्ध जैसे क्या ना, जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था। जो जैसे एक भद्रबाहु के शिष्य थे, एक स्थूलभद्र के शिष्य थे। तो उसी में यह स्थूलभद्र द्वारा रचित है, भद्रबाहु रचित करके है पुस्तक है। फिर भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र में हम क्या है, 16 महाजनपदों की इसमें क्या है, अप्रमाणिक रूप से जानकारी मिलती है। अप्रमाणिक रूप से जानकारी मिलती है। और एक यहाँ बुक छूट गई है, यहाँ पे लिख लीजिए अंगुत्तर निकाय। यहाँ पे लिख लीजिएगा, नीचे आप लिख लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे तो अप्रमाणिक रूप से जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो प्रामाणिकता को दर्शाता नहीं है यहाँ पे जैन धर्म, लेकिन प्रामाणिक रूप से जो जानकारी मिलती है, किस बुक में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, वह मिलती है अंगुत्तर निकाय में। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की प्रामाणिक रूप से जानकारी मिलती है। और यह किस धर्म से संबंधित बुक है, तो बौद्ध साहित्य से संबंधित ये बुक है। ठीक है, उसके बाद कल्पसूत्र, उसके बाद आते हैं आगम ग्रंथ, उसके बाद आते हैं अचरांग सूत्र। अब कहेंगे कि इतना पढ़ा दिया गया, इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा। इसमें करेगा क्या कि कोई भी इस दोनों साहित्यों में से, चाहे बौद्ध साहित्य में से चाहे जैन साहित्य में से, दोनों में से किसी एक बुक का नाम क्या करेगा, उस पेपर में देगा जो उस साहित्य से संबंधित है। जैसे बौद्ध धर्म के किसी बुक का नाम पूछ दिया तो जैन साहित्य का कल्पसूत्र डाल दिया, या जैन साहित्य का कोई बुक का नाम पूछ दिया तो पता चला कि ये जातक ग्रंथ पूछ लिया। ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। और जो बताए हूँ कि अशोक घोष किसके समकालीन थे, ऐसे करके भी पूछ सकता है कि कनिष्क के थे। वो सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जब इसको पढ़ लिया, उसके बाद मैं चलता हूँ धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य के चलते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य ये इसी में का है, जैसे धर्म साहित्य को पढ़ा हो तो इसमें 3 था। अब धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इसको चाहिए तो दूसरे पेज पे भी लिख सकते हैं आप जैसे आप अपने को सुविधा महसूस करें सरलता से। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य का मतलब ये है कि वो ऐसे साहित्य जो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि वो अपने को तटस्थ रखे हुए हैं, वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य। जैसे अर्थशास्त्र, जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो किसकी बुक है, तो आप बोलेंगे कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की बुक है। तो जो कौटिल्य की बुक है, तो जो अर्थशास्त्र को हम पढ़ते हैं तो किस राजवंश के बारे में जानकारियां मिलती हैं, तो हमें जो राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है वह गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह पूछ सकता है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र किसका है, तो बोलेंगे कि चाणक्य, विष्णुगुप्त या उसको विष्णुगुप्त की बुक है। ठीक है, उसके बाद आते हैं राजतरंगिणी बुक आते हैं। राजतरंगिणी जो लिखी गई है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, विद्वान कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और इस बुक को जो हम पढ़ते हैं तो इस बुक को जो हम पढ़ते हैं तो क्या कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। और ये जो कल्हड़ रहते हैं, कल्हड़ जो रहते हैं वह किसके समकालीन रहते हैं, तो उस समय के कश्मीर के राजा हर्षदेव के।
किसे? हर्षदेव के समकालीन रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कल्हड़ किसके समकालीन रहते हैं? तो हर्षदेव के। ठीक है, और उनकी पुस्तक का क्या नाम? राज तरंगिणी है। राज तरंगिणी पुस्तक से किसके इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती हैं? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, चीजों को और समझते हैं। उसके बाद अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो किसकी है? तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो किसकी है? तो पाणिनि की है। ठीक है, जब अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो किसकी है? तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि की है। ठीक है, और ये पूछ सकता है पाणिनि किसके समकालीन थे? भाई जो पाणिनि लिखे हैं पाणिनि की है, तो पाणिनि किसके इतिहास की? इनकी पुस्तक अष्टाध्यायी जो है वह किसके इतिहास के बारे में बताएगा? किसके समकालीन, किस राजा के बारे में बताएंगे? तो यह शुंग वंश के राजा पुष्पमित्र शुंग। आप पढ़ेंगे पुष्पमित्र शुंग के बारे में, जब आपको बताया जाएगा कि जब मरणोत्तर काल में हम बता रहे थे, मरणोत्तर काल को जब मैं लिखवाया हूँ हायरार्की में, जब देखेंगे इंडेक्स में, तो मैं वहीं में शुंग वंश आया हुआ है। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्पमित्र शुंग था। तो उसी समय का जब इस बुक को हम पढ़ते हैं अष्टाध्यायी, तो उसी के समकालीन कौन थे? पाणिनि थे। तो पाणिनि के बुक से हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और शुंग वंश में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो पुष्पमित्र शुंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं मुद्रा राक्षस करके बुक है। ठीक है, मुद्रा राक्षस करके बुक है। तो जो मुद्रा राक्षस जो बुक है ये किसकी है? तो मुद्रा राक्षस जो बुक है ये है विशाख दत्त की। किसकी? विशाख दत्त की बुक है। लिखते चलिएगा, ये बुक मैं अब जो चीजें बता रहा हूँ ये किसकी है? तो बोलेंगे ये जो बुक है ये विशाख दत्त की है। देखिए, तो विशाख दत्त की जो बुक है उसको लिखते चलिएगा। विशाख दत्त जो थे वो किसके समकालीन थे? तो विशाख जो दत्त थे वो किसके समकालीन थे? तो बोलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्या है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश के शासक हैं। ठीक है, यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम के क्या है? पुत्र हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उनके इतिहास के बारे में अगर जानना है तो विशाख दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उससे हम जान सकते हैं कि उस समय इनका पराक्रम क्या था, ये कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से स्थापत्य कला में कार्य किए, कौन कौन से सिक्के चलाएं। तो यह सब चीज़ों का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है विशाख दत्त की पुस्तक में। ठीक है, आगे चलते हैं। कालिदास की तमाम बुकें हैं। जैसे मान लीजिए कि पुस्तकें हैं, उसमें मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, विक्रमोर्वशी है। फिर उसके बाद क्या है? अग्निमित्रम करके एक बुक है, उसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये पूछता है कि किस काल में ये कालिदास थे? तो बताएंगे कि ये किसके समकालीन थे? तो ये भी थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही समकालीन थे, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक ऐसे प्राचीन काल के राजा थे जिनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, 9 रत्न। ठीक है, तो उन्हीं 9 रत्नों में एक क्या थे? विशाख दत्त भी थे, और एक कौन थे? एक कालिदास भी थे। ठीक है, उसके बाद आगे जब हम चलते हैं, चीज़ों को और समझते हैं अच्छे तरीके से और समझते हैं, तो आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हम जब और आगे चलते हैं समझते हैं चीज़ों को। तो ये लिखा है बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट लिखा हुआ है। तो बाणभट्ट लिखा हुआ, तो बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा है? तो इसको पे समझते हैं। बाणभट्ट जो थे वो बाणभट्ट किसके समकालीन थे? तो बाणभट्ट जो समकालीन थे वो हर्षवर्धन के थे। ठीक है, हर्षवर्धन के समकालीन थे। ठीक है, और जो वंश था वो वर्धन वंश। ठीक है, इनकी दो क्या है? पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम है हर्ष चरित्र, और एक पुस्तक का नाम है कादम्बरी। जो कादम्बरी है संस्कृत साहित्य में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। क्वेश्चन पूछता है संस्कृत साहित्य में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो बोलते हैं कादम्बरी। ये हर्ष चरित्र भी इंपॉर्टेंट है, कादम्बरी भी इंपॉर्टेंट। जितना बता रहा हूँ सारा चीज भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी अनइंपॉर्टेंट चीजों को नहीं बताई जा रही है। ठीक है, तो इस चीजों को आप पेन डाउन करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और शास्त्र
सोचिए कि मैं क्या बताऊं, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, राजतरंगिणी, कल्हड़, अष्टाध्यायी, पाणिनि, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, उसके बाद कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशी, अग्निमित्रम करके है। फिर उसके बाद बाण भट्ट बताया हूँ, बाण भट्ट का हर्षचरित, कादम्बरी। फिर मैं ये भी बताया हूँ किस काल के बारे में जानकारियां मिलती हैं। फिर मैं ये भी बताऊँ किसके ये समकालीन थे। एक नहीं बताया हूँ, मैं ये नहीं बताया हूँ कि जो यह विष्णुगुप्त थे या चाणक्य थे वो किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, उनके ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद चीजों को समझते हैं। जब उसके बाद चलते हैं तो हम देखते हैं संगम साहित्य के बारे में। जब संगम काल के बारे में हमको पढ़ना होता है या उनके बारे में जानकारियां रखनी होती है कि उस समय के कौन कौन से ऐसे पुस्तक थे जिनके बारे में हमको संगम साहित्य के बारे में पता चलता है। उस कालखंड के कौन ऐसे राजा थे जो इन मंदिरों का निर्माण कराए थे, वहाँ पे इन तालाबों का निर्माण किसने कराया था, वहाँ पे जो कर व्यवस्था था उसमें कौन कौन से परिवर्तन किया गया था। तो वो इन्हीं बुकों के माध्यम से हम थोड़ा सा संगम साहित्य के बारे में जानते हैं। जैसे तिरुकुरल करके है, ये सब संस्कृत भाषा में ही किताब लिखी गई है। ठीक है, तिरुकुरल, शिल्पादिकारम, ठीक है। उसके बाद मणिमेकले करके है। ये तीनों बुकों से हमको क्या पता चलता है, संगम साहित्य के बारे में हमको क्या चलता है, हमको संगम साहित्य के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम जब आते हैं तो हमने आपसे बताया कि इधर का मिटा दें, कहीं आपका खत्म। विदेश साहित्य, ठीक है। विदेश साहित्य को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है विदेश साहित्य को हम कितने भागों में बांटते हैं, विदेश साहित्य को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें क्या है, यूनान एवं रोमन के लेखक, यूनानी एवं रोम के लेखक। ठीक है, यह क्या है, जब यूनान एवं रोम के लेखक जब भारत आए, ठीक है, यूनान एवं रोम के लेखक जब भारत आए तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, कौन सा राजा था, किसके दरबार में यह रुके, कहाँ का यह भ्रमण किए, उनके बारे में जब जानकारियाँ मिलती तो इन्होंने अपने क्या यात्रा वृत्तांतों में लिखा है, या कुछ जो बुकें लिखी हैं उनमें लिखे हैं। और जब उन बुकों को पढ़ा जाता है तो उनसे भी अमुक क्या नाम है कि अमुक कालो खंडों के बारे में जानकारियां मिलती हैं कि वो राजा उस समय क्या किए थे, कौन कौन सी उनकी योजनाएं थी जिससे आम जनमानस को लाभ मिल रहा था, उनकी योजनाएं से किनको लाभ नहीं मिला था। ये सब चीजें आपको देखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं, जिसमें पहला देर न करते हो, पहला जब पढ़ते हैं तो पहला आपके देखते हैं, यूनान का ही रहने वाला एक था हेरोडोटस। क्या नाम था उसका, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस नाम था उसका, हेरोडोटस था। इसको क्या बोला जाता है, हेरोडोटस को, इसको इतिहास का पिता बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इतिहास का पिता बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हेरोडोटस के बाद आप आते हैं तो हेरोडोटस के बाद आते हैं हेरोडोटस के बाद आते हैं टॉलमी। ठीक है, टॉलमी जो है उन्होंने लिखा है, टॉलमी जो लिखे हैं वो जो किस पुस्तक को लिखे हुए हैं, तो ये हेरोडोटस ने लिखे हैं, इसको इतिहास का पिता बोला जाता है। टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है, जियोग्राफी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पिलिनी की पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्ट्री है। नेचुरल हिस्ट्री।
इस चीज़ों को लिखते चलें, क्योंकि बुक पूछ सकता है, उनको मेल करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो पहले बताया कि यूनानी और रोम के लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता बोला जाता है। टॉलेमी की पुस्तक नाम जियोग्राफी है। प्लिनी की पुस्तक नाम नेचुरल हिस्ट्री है। उसके बाद आते हैं मैगस्थनीज आता है। ठीक है, तो मैंने बताया हो कि मैगास्थनीज होता है। ठीक है, मैगास्थनीज, ठीक है, मैगास्थनीज। ठीक है, मैगास्थनीज भी यूनान और रोम का रहने वाला था। तो मैगास्थनीज जो था, ये देखिए इंपॉर्टेंट, मैगास्थनीज जो था उसके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ठीक है, जब इंडिका का हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये गुप्त काल के ही बारे में जानकारी मिलती है। और मैगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो जो मैगस्थनीज आया था वो किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में आया था। कौन आया था? मैगस्थनीज आया था। तो जो मैगस्थनीज आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में आया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, और इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहीं पर लिखते चलेंगे। पांचवा मैं बता रहा हूँ, पांचवा लिखिए। सिकंदर के साथ कुछ आने वाले विद्वान थे, इस चीजों को लिख लीजिए अपने, मैं बोल रहा हूँ लिखिए। सिकंदर के साथ आने वाले जो विद्वान थे, एक का नाम था निर्याकस, लिख रहा हूं यहाँ पे देखिए, निर्याकस, आस्टियोबुलस, आस्टियोबुलस या आस्टियोबुलस बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं आस्टियोबुलस। और एनाक्रिटीज करके आया था। ठीक है, तो निर्याकस, आस्टियोबुलस और अनाक्रिटीज करके आया था। ठीक है, फिर आगे जब चलते हैं चीजों को समझते हैं, फिर उसके बाद जब आते हैं, तो मैगस्थनीज तो मैं बता ही दिया आपको। मैगस्थनीज के बाद आया था उसके चंद्रगुप्त मौर्य के लड़का था बिंदुसार के शासनकाल में एक आया था डाईमेकस। क्या आया था? कौन आया था? तो डाईमेकस आया था। ठीक है, उसके बाद इसके पुत्र के क्या नाम है? इसके पुत्र के जो क्या नाम है कि जो लड़का था, उसके पुत्र का लड़के का नाम अशोक था। अशोक के शासनकाल में जो आया था डायनोसियस आया था। कौन था? डायनोसियस आया था। ठीक है, बोल रहे हैं, चीजों को लिखेंगे। यहाँ बहुत दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन हमारी बातों को आप इग्नोर नहीं करेंगे, चीजों को अपने बुक कॉपी जो लिए हैं उसमें लिखते चलेंगे। ठीक है, डायनोसियस आया था। जब इसको मिटा देना है, पूरा मिटा देना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि ये आया था, बस इतना ही। ठीक है, इतना ही देखना। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो चीज़ों को जब देखते हैं तो हम आगे जब चलते हैं तो देखते हैं ये विदेशी विरोध में पहला हो गया। दूसरा जब हम देखेंगे तो चीनी विद्वान आए थे। ठीक है, कौन सा? चीनी विद्वान, कुछ विद्वान आए। जब विद्वान आए तो इन्होंने भी यात्रा वृत्तांत लिखा, क्योंकि उस समय यात्रा वृत्तांत ही लिखे जाते थे, क्योंकि जो लोग आते थे वह अपने राज्य के पैसे से आते थे। तो जब राज्य के पैसे से आएंगे तो राज्य को कुछ न कुछ उनको देना पड़ेगा। कहाँ घूमे, कैसे किया, किए, क्या देखे, नहीं देखे, तुमको ये जाकर बताना भी तो होता था कि कैसे क्या क्या बताया, कहाँ घूमे थे, गए थे तो कहाँ कहाँ पैसे का खर्च किए। तो उसमें सबसे पहले आया था फाहियान। चीनी आता कौन आया था? कौन आया था? फाहियान आया था। ठीक है, फाहियान आया था। ठीक है, फाहियान आया था। ठीक है, और जो फाहियान आया था, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य किस काल से हैं? तो गुप्त काल से हैं। ये चीज़ों को आप नोट करते रहेंगे। अब आपके पास मजे का मटेरियल हो गया होगा, जितना चीज़ बताया हूँ, किसके कालखंड में कौन आए थे, मजे के मटेरियल। यहीं से क्वेश्चन हमको लग रहा है कि 20% क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे।
जितने एग्जामिनेशनों में आएंगे 20% क्या, हम लोग 30% मान देंगे, यही से क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद फाहियान के बाद आया था शुंग युंग आया था, शुंग युंग, कौन आया था, शुंग युंग आया था। फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा जो आया था वेन सांग आया था, वेन सांग आया था। वेन सांग जो आया था वो किस काल में आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन काल में आया था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो मैं बताया हूँ वर्धन वंश के समय एक और आए थे, चीज़ों को नोट करेंगे, ये कि ये भी आ गया, इसको भी नोट करेंगे। फिर उसके बाद आता इतसिंह, इतसिंह आता है, और ये इतसिंह भी हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था। और इससे जुड़ी हुई दो, देखिए जो जितने चीज़ों बताया हूँ चीनी विद्वान, एकदम यही क्रम है आने का, इन लोगों का आने का एकदम यही क्रम है। फाहियान आया, शुंगयुंग आया, वेनसांग आया, इतसिंह आया। इतसिंह से संबंधित दो चीज़ों को और नोट कर लेंगे। इतसिंह जब आया तो 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसी समय उसके समय काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन चुका था। तो अब नालंदा विश्वविद्यालय, यही बता देते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, जिसको शकरादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आप बताओ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। यह पाल वंश का क्या था, पाल वंश का शासक था। ठीक है, तो इससे संबंधित दो चीजों को आप यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे। अभी इतना ही यहाँ पे था, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो इसमें लिखना है विदेशी विवरण में, अरब विद्वान कौन आए थे, अरबी विद्वान आए थे। अरबी विद्वान में पहला लिखेंगे सुलेमान। ठीक है, सुलेमान। तो सुलेमान जब आया था तो इससे समझ जो फैक्ट है छोटा छोटा देख लीजिए, किस शासनकाल में जब आया तो कुछ न कुछ शासनकाल था। 9वीं शताब्दी में आया, 9वीं शताब्दी में आया। गुजरात में जो शासनकाल चल रहा था वो प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज का चल रहा था, मिहिर भोज का चल रहा था। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि सुलेमान जब भारत में आया तो गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक या प्रतिहार वंश के किस शासक का राजवंश चल रहा था, उनकी राजधानियां कहाँ थी। तो राजधानियां तो कन्नौज में थी, वो बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे आपको। तो मिहिर भोज था। ठीक है, फिर उस समय ये तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश बताया हूँ, ये गुजरात का जो क्षेत्र है, अब बताना थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, ये गुजरात के क्षेत्र ये, और ये इस वाले पोर्शन में गुर्जर प्रतिहार वंश थे। ठीक है, उसके बाद पाल इसी समय जब ये आया, जो सुलेमान आया, उसी समय जो एक और शासनकाल चल रहा था बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, वो पाल वंश का चल रहा था। तो पूछ सकता है किन दो वंशों के काल को इसने देखा था, तो ये पूछ सकता है कि किन दो वंशों के काल को देखा था। तो ये देखा था पाल वंश के और किसके, गुर्जर प्रतिहार वंश का। क्वेश्चन एक और पूछता है तीसरा कि सुलेमान कौन ऐसा विद्वान था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष को देखा था। तो यही सुलेमान ही था, इसको भी लिख ले, त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें एक राष्ट्रकूट भी रहेंगे नीचे, उसको देखा था। ठीक है, सुलेमान के बारे में बस इतना ही, जानकारी बहुत है। आगे चैप्टर जो पढ़ाएंगे तो उसमें सुलेमान जब आएगा तो फिर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुलेमान के बाद हम आते हैं, क्या नाम है, अबू रेहान आते हैं। ठीक है, क्या नाम था उसका, अबू रेहान। ठीक है, कौन आते हैं, अबू रेहान। रिहान के बारे में देखते हैं। अबू रिहान होता है, क्या होता है, अबू रिहान, अबू रिहान। ठीक है, अबू रिहान के बारे में देखते हैं। जब अबू रिहान आया तो उस समय जो शासनकाल था वो राष्ट्रकूट वंश के शासक किसका था, राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्रतृति का था। किसका था, इंद्रतृति का था। ठीक है, इससे समझ इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, अबू रिहान जब आया भारत में तो वह किसके शासनकाल में आया, तो बोलेंगे शासनकाल था क्या ना, राष्ट्रकूट वंश बताएं। और राष्ट्रकूट वंश
मैं बता रहा था कि राष्ट्रकूट वंश यहाँ पे है, पाल वंश यहाँ पे है, गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ पे है, तो इसी के शासन काल में आया था, ठीक है। और यहाँ का शासक कौन था? इंद्र तृतीय था, ठीक है। लिखते चलेंगे इसके नीचे। तीसरा जो था उसका नाम था, उसकी पुस्तक का नाम तहकीकात हिंद है, बता रहा हूँ, अलबरूनी आया था, अलबरूनी आया था, अलबरूनी आया था। तो जो अलबरूनी आया, ये किसके साथ बात, अब देखिए अलबरूनी, अब देखिए पढ़ेंगे इसको, मध्यकाल में भी पढ़ा जाता है। जब तुर्कों का आक्रमण होता है तो उस समय भी इसको देखा जाता है, ठीक है। तो अलबरूनी आया था। अलबरूनी से समझ जो बातें हैं, तीन देखना है, 2 देखना है। चलिए, ये किसके साथ आया था? तो यह आया था महमूद गजनवी के साथ में आया था। क्या आया था? महमूद गजनवी के साथ में आया था। और यह कितने से कितने सन तक रहा था? तो कितने सन में आया था? 1017 से लेकर 1030 तक रहा, ठीक है। कहाँ रहा? भारत में रहा, ठीक है। अब देखिए यहीं पर देखिए कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये क्या चल रहा है, मैं बताया हूँ। गुप्तोत्तर काल में बोले, अब लिखा हूँ पूर्व मध्य काल, मतलब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। उसी समय आया है जब क्या नाम है कि गुप्त काल अपने पतन के उन्मुख हो रहा है और मध्य काल की शुरुआत हो रही है, तो उसी समय आया, ठीक है। उसके अलबरूनी का अलमसूदी, चौथा कौन है? अलमसूदी, ठीक, अलमसूदी। तो इतना आपको देखना था, आपने देख लिया। अब उसके बाद जब हम चीजों को चलते हैं तो पूरा तात्विक स्रोत के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। साहित्यिक स्रोत का जो भी फिगर था साहित्यिक स्रोत का, मैंने आपको सारा चीज बता दिया। उसमें जितनी सब चीजें थी साहित्यिक स्रोत की, जितना था उसको मैंने बताया हूं। और आगे जब कल के जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल में, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। वेदों के बारे में पढ़ाऊंगा, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ाऊंगा, अर्ण ग्रंथों के बारे में पढ़ाऊंगा, कुछ उपनिषदों के बारे में बताऊंगा, वेदांग क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। फिर जो जितनी चीजें हैं उसको फिर मैं दोबारा आपको रिकैप करेंगे चीजों को, जो चीजें छूटी होंगी आप फिर पुनः उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। इस चीजों को मिटा देते हैं। अब आते हैं पूरा तात्विक स्रोत, ठीक है। पूरा तात्विक स्रोत जिसमें आते हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत तो पूरा आपने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं पूरा तात्विक स्रोत। पूरा तत्व क्या होता है पहले समझने की कोशिश करें, एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। पूरा तत्व क्या होता है? जब मानव प्रजातियों के द्वारा किसी चीज का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जैसे मृद भांडों का या मकानों का या मंदिरों का, ठीक है। एक समय के बाद क्या होता है? वो जब ध्वस्त हो जाता है और वो जो भगना अवशेष में तब्दील हो जाता है, जो अवशेष जो जमीन के नीचे दब जाते हैं, तो उन्हीं अवशेषों क्या बोलते हैं? पूरा तत्व बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पूरा तत्व बोलते हैं। और जब उन तत्वों को क्या किया जाता है? जब उन तत्वों की खोज की जाती है, किनके द्वारा? पूरा तत्ववेदताओं के द्वारा, तो उन्हीं को पूरा तत्ववेदता बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस चीजों को लिख लेंगे अपने भाषा में, उस चीजों को लिख लेंगे, ठीक है। तो पूरा तात्विक स्रोत में हम देखते हैं, तो पूरा तात्विक स्रोत में हम जब पढ़ते हैं तो हमको 3-4 चीज या 5 चीज जो भी चीज है ETC हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभिलेख, पहली चीज हमको अभिलेख देखना है। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख, अब कहेंगे अभिलेख से हमें कौन से साक्ष्य मिलते हैं? तो जब आप पढ़ेंगे, जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें 2 अभिलेख, सौगौरा और महास्थान अभिलेख देखते हैं। तो जब उनके बारे में अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यह किस काल के हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, कौन सा इसमें अभिलेख है जो क्या नाम है कि हमारे अकाल के बारे में बता रहा है। तो ये सब चीज़ें, और अकाल किसके समय काल में पड़ा था, तो जब हम किसी साक्ष्य को देखते हैं तभी तो हम क्लियर कर पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा था, ठीक है। तो उस अभिलेखों को देखने से ही पता चलता है। अभिलेख होते क्या, समझ लीजिए, कोई शिलापट होता है या गुहा होता है या किसी ताम्र का बना हुआ या लेख ताम्र का बना हुआ कोई खंभा होता है। उस खंभे पर छैनी और हथौड़ी से चीज़ों को क्या किया जाता है? कुरेद के लिखा जाता है, ठीक है। उनके बारे में जो चीज़ें हुई रहती है तो कुरेद को लिखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। स्मारक और भवन आप देखे होंगे, जैसे आप जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं कि जो मकान थे 2 तल्ले थे, 3 तल्ले थे, सीढ़ियाँ बनी होती थी 2 तल्ले मकान पर चढ़ने के लिए, एक ड्रेनेज सिस्टम था, भवन
कच्चे ईंटों के थे कि पक्के ईंटों के थे कि पत्थर के बने होते थे, तो उनके बारे में हमको जब देखते हैं तो हमको ये भी बताते हैं कि स्रोत का कारण ये भी है, क्या नाम है, स्मारक एवं भवन, ठीक है। उसके बाद सिक्के को देखते हैं, तो सिक्कों से भी हमको क्या पता चलता है कि ये सिक्के किस राजा रानी के समय में बने थे। वो कैसे पता चलता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो जैसे आप एक पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या ऐसे शासक थे जो राजा रानी के सिक्के डलवाए हुए थे, ठीक है। तो राजा रानी के सिक्के अपने ऊपर राजा और रानी के चित्र बनाए होते थे, तो इससे प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो सिक्के थे वो क्या नाम है कि वो राजा रानी के चित्र से संबंधित थे और उनके बारे में बताता है, ठीक है। और दूसरी चीज, सिक्के कैसे होते थे, सोने के थे कि चांदी के थे कि तांबे के थे कि शीशा के थे। जैसे सातवाहनों का पढ़ेंगे इस काल, तो उसमें सातवाहनों के जो सिक्के थे तो शीशे के बने होते थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्कों से हमें जैसे किसी राज्य में, जैसे मरणोत्तर काल जो हम पढ़ते हैं तो मरणोत्तर काल में बहुत ज़्यादा सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो तांबे के थे, बहुत जिस प्रकार के सिक्के थे, तांबे, जस्ता, पीतल, क्या नाम है कि उसके बाद सोना, चांदी। तो उससे हम ये कयास लगाते हैं कि उस समय की जो अर्थव्यवस्था रही होगी, वहाँ ये वाणिज्य व्यापार रहा होगा, बहुत चरमोत्कर्ष पर रहा होगा। तो सिक्के से ये भी पता चलता है, ठीक है। जैसे मूर्तियाँ हम जैसे पढ़ते हैं तो मूर्तियाँ भी हमें प्राचीन भारत के साक्ष्य के बारे में बताती हैं। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो कालों में हमको मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, तो इससे हम कयास लगाते हैं कि मातृ देवी के लोग वह उपासक थे या पूजा करते थे, ठीक है। उसी तरह से हम नटराज की मूर्तियाँ देखते हैं मिली हुई है, तो ऐसे करके हम उससे भी कयास लगा सकते हैं। चित्रकला, जब हम पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सब चीज़ों के बारे में जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं चित्रकला के बारे में हम देखते हैं कि गुफाओं में लोग चित्र बनाते थे। जो आखेट का चित्र था, हिरण का चित्र था, उसमें बाण और धनुष का चित्र था। तो इससे लोग यही पता लगाते हैं कि लोग क्या करते थे कि चित्रकला में निपुण थे लोग। अब जैसे जैसे आप क्या नाम है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं लोग मृद भांडों पर लाल रंग, गेरुआ रंग से चित्र को बनाते थे। फिर वैसे जैसे जब काल में बढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे चित्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम आप लोगों को क्या करेंगे कि आपको यहीं से जो धार्मिक साहित्य में जो आपको बताया हो, ब्राह्मण वेद, ये ब्राह्मण ग्रंथ, आरण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग और उपवेद, ये जो महाकाव्य जो है, पुराण है, जो स्मृति जो है, इनके बारे में बताते हुए हम लोग शिफ्ट करेंगे दूसरे चैप्टर में, ठीक है। कल हमको लग रहा है कि हम लोग दूसरे चैप्टर में शिफ्ट कर जाएंगे, नहीं तो हो सकता है इसको पूरा आपको जो निचोड़ जो छूटा उठा हुआ है उसको भी इसमें संलग्न करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।